लेकिन बेसिकली सबसे पहले तो आज के सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है और जो जिस पर्पस के तहत हमने सेशन रखा है, बहुत शॉर्ट सेशन हमने थोड़ा सा रखा है। लेकिन उसके पीछे देखें, बैकग्राउंड यही है आपके पास कि व्हाट इज एमएसए, एमएसए का डिफरेंस आपके पास क्या है बाकी अदर सब्जेक्ट से, किस तरह अप्रोच करना है, क्या रीजन ऑफ फेलियर होते हैं, कितना लेंथ ऑफ पेपर होता है, किस तरह हम लोग लेके कोर्स को चल रहे होंगे, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, सर हामिद की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो अब आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया है जिसके ऊपर ये पेपर होगा, उसका रोल क्या होगा, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर हामिद का भी, देन पे सर हामिद अपने बारे में डिटेल में भी आप लोग को बता देंगे। लेकिन बेसिकली हम दोनों ही क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैंने एसीसी भी किया हुआ है। हम दोनों के पास रीसेंट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, एज इफ कि हम दोनों ने ही एमएसए स्टाइल पेपर दिए हुए हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 4 इयर्स आपकी ऑडिट फर्म का भी एक्सपीरियंस मौजूद है। सर हामिद तो करेंटली अभी भी बिग फोर के अंदर ही मौजूद हैं, उनके पास एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस मौजूद है। मेरे पास थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी अब करेंटली फ्रॉम 1 ईयर मौजूद है। तो बेसिकली दोनों ही हम लोग एमएसए स्टाइल पेपर से फेमिलियर हैं। हमने इस पेपर को स्टार्ट करने के लिए जो अप्रोच रखी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एमएसए बेस अप्रोच रखी थी। हमने ये नहीं किया था कि हमारे पास हम एफएफआर को कंबाइन कर दें या ऑडिट को लेक्चर्स को कंबाइन कर दें। तो हमने इस पेपर को डिजाइन ही ऐसे किया है एज इफ कि हम खुद ये पेपर दे रहे हो, तो हम किस तरह उसको लेके चल रहे होंगे। तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं थोड़ी सी आप लोग को क्लियर करता हूँ। देखें, एमएसए के अंदर जब आप आते हैं तो इसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऑल दो कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपने प्रीवियसली नहीं पढ़े हुए होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे इसके सिलेबस वाइज बात करूं, इसके कंटेंट वाइज बात करूं, तो कोई एडिशनल चीज इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं। अब ये पेपर रखा क्यों गया, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली आईसीडब्ल्यू के अंदर एक केस स्टडी स्टाइल पेपर होते थे। वो पेपर रखने का पर्पस ये था कि जब बच्चा थ्योरेटिकल वर्ल्ड से प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जाता है, तो उसके पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या उसके पास प्रोफेशनल टोन ऑफ राइटिंग मौजूद है, क्या वो चीज़ों को कोहेरेंटली इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर समझ सकता है, अप्लाई कर सकता है, या वो उन पेपर्स को स्टिल थ्योरेटिकली आइसोलेशन में लेके चल रहा है। तो बेसिकली इस पेपर को रखने का पर्पस ये था कि आपका थ्योरेटिकल वर्ल्ड का गैप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के गैप के साथ ब्रिज हो सके। आप प्रैक्टिकली चीजों को सोच सकें, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ले सकें, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। कोई भी गिवन सिनेरियो आपके पास अगर आता है तो आप उसको किस तरह प्रोफेशनली टैकल करते हैं वो आप कर सकें। अब इसके अंदर कुछ थोड़ी सी एडिशनल बातें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, बेसिकली इस पेपर के अंदर आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है ना? इस पेपर के अंदर जो मेन बात हमारे पास है वो बेसिकली क्या है, वो इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। उस प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जरूरी है कि जो हमारी प्रैक्टिस हो, वो हमारी प्रैक्टिस हो ही एमएसए बेस पेपर की। इसके अंदर कुछ ऑडियंस ऐसी होगी जो फर्स्ट टाइम एमएसए में आ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अभी मैं बेसिकली एड्रेस उन लोगों को करता हूँ जो फर्स्ट टाइम एमएसए पेपर दे रहे हैं, कि एमएसए पेपर किस तरह बना हुआ होता है, उसमें क्या चीजें होती है। देखें, एमएसए पेपर के अंदर जब आप देखते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 to 17 पेजेस तक का क्वेश्चन पेपर होता है, जो भी हम आपको शो भी करेंगे थोड़ी देर में। इस क्वेश्चन पेपर की लेंथ से एक रिक्वायरमेंट आप पे वैसी ही आ जाती है कि आप क्वेश्चन की कॉम्प्रीहेंशन और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग किस तरह करते हैं। अगर आपके पास एक 17-18 पेजेस पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर मौजूद है, उसके अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर आपके सी फैप के दो सब्जेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं कंप्लीटली, एफएफआर आपका और आपका ऑडिट। कुछ पोर्शन इसके अंदर लॉ का भी है, लिमिटेड पोर्शन है, लेकिन मेनली आपके पास एफएफआर एंड ऑडिट अप्लाई हो रहा होगा। अब आप इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइनली किस तरह एड्रेस करते हैं, आपका नॉलेज बैंक कैसा है। अब लेट्स से अगर किसी की कॉन्सेप्चुअल ग्रिप स्ट्रांग है, वो बोलता है कि मैंने एफएफआर अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऑडिट भी मुझे अच्छे से आता है, लेकिन अगर आप इस पेपर का स्टाइल देखेंगे तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन हार्डली आपके पास मे बी 10 to 15, बहुत हुआ 20 मार्क्स तक जाएगी। अब ये डिफरेंस आ गया एफएफआर से एंड ऑडिट से भी। एफएफआर के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप कंसोलिडेशन को यूजुअली सॉल्व कर रहे होते हैं, पूरा आप स्केजुअल बनाते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, आप ड्राफ्ट कर देते हैं।
अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से, एक रिक्वायरमेंट की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एफएफआर में और एमएसए में फर्क क्या है। एफएफआर में आपको बोला कि भाई आपका पेरेंट है, उसकी सब्सिडरी है, 55% होल्डिंग है। आपने कंक्लूड कर लिया कि भाई यहाँ पे हम कंसोलिडेशन करेंगे इजीली, और सवाल होगा मोस्टली अबाउट एडजस्टमेंट्स, IFRS 3 की एडजस्टमेंट जिसके अंदर आपके पास आ रही होंगी, दूसरे स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट्स भी कंबाइन हो सकती हैं दूसरे IFRS की। आप शेड्यूल बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, टाई करते हैं, सवाल डेट्स इट। अब एमएसए का मैं आपको फ्लेवर देने के लिए ये बताता हूँ कि यहाँ पे इसी चीज को वो चेंज कैसे कर सकता है। वो बोलता है कि भाई पेरेंट की सब्सिडरी में होल्डिंग है 45%, इसके साथ साथ पेरेंट के पास एक अनकंडीशनल राइट है जिसको एक्सरसाइज करने के लिए, या मैं बोलूँ एक कॉल ऑप्शन है, थोड़ा सा और मैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाऊं, एक कॉल ऑप्शन है जो वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, जिसकी वजह से वो 20% वोटिंग के लिए या होल्डिंग के लिए इंटाइटल हो जाएगा। अब सवाल कंसोलिडेशन का ही, टॉपिक एफएफआर ही है। आप ये नहीं कह सकते कि एफएफआर के अंदर टॉपिक मौजूद नहीं था। ये प्योरली आपके पास IFRS 10 से रिक्वायरमेंट। अब MSA 1 के अंदर आपको ये कहेगा रिक्वायरमेंट में कि भाई आप ये कमेंट करें कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सिंपल सी बात कर देगा कि भाई ये सिनेरियो है, आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अब जिसने सिर्फ एफएफआर पे रिलाई किया हुआ था, ऑडिट पे रिलाई किया हुआ था, MSA स्टाइल की प्रैक्टिस नहीं करी, वो यहाँ पे जाके फंबल हो गया। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि आपके पास किस तरह के सवाल बन सकते हैं। अब इसका सवाल कैलकुलेशन बेस नहीं है, इसका सवाल नॉलेज बेस है, और नैरेटिव इसका आंसर होगा कि अनकंडीशनल वोटिंग राइट्स जब होते हैं तो वो इंटाइटल कर देते हैं आपकी होल्डिंग को, आपके कंट्रोल को। तो अकॉर्डिंगली आप कंसोल कर रहे होंगे, आप दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन कर रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे, नैरेटिव वे में आप आंसर लिख रहे होते। दूसरा चैलेंज इस पेपर का क्या आता है? दूसरा चैलेंज इस पेपर का ये आता है कि इस पेपर के अंदर आपके अवेलेबल मार्क्स आर ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क्स। अब इससे क्या मुराद है? 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर में एज पर आर एनालिसिस ऑलमोस्ट 110 to 115 मार्क्स होता है। अब लोग बोलेंगे इससे तो पास करना आसान है। अब इसका इशू ये आता है कि भाई जब मुझे आंसर नैरेटिव फॉर्म में लिखना है तो मुझे कितनी बातें लिखनी है। अभी लग तो बहुत आसान रहा है कि 100 से 15 मार्क्स ऊपर आपके पास अवेलेबल हैं, 10 मार्क्स ऊपर अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम कम मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं पेपर पास हो जाएगा। अब इसमें चैलेंज ये आता है कि भाई आपने सवाल को कंट्रोल कैसे करना है। आधा टाइम तो आपका सवाल पढ़ने में निकल जाएगा। आपको नजर आएगा कि भाई मैं इसके अंदर IFRS की सारी बातें उसको बता दूं, सब कुछ कंक्लूड कर दूं, और मैं अपना आंसर लिख दूं। जब आप ये लिखेंगे आप खुश हो जाएंगे, आपने आंसर सही कर लिया, लेकिन जब आप टाइम देखेंगे तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट्स ओवर ड्यू कर चुके होंगे इसके अंदर। अब ये चीज किस तरह फिर रेक्टिफाई होगी? ये चीज इस तरह रेक्टिफाई होगी जब आप हमारे साथ MSA स्टाइल के ही पेपर प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके अंदर डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं MSA की। एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। IS 38 के अंदर, आई नो थोड़ा सा पुराना टॉपिक हो गया, आप लोग को शायद इतना याद ना हो, इसके अंदर मेरे पास एक डेवलपमेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। डेवलपमेंट कॉस्ट का मेरे पास कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया मेरे पास एंड के वर्ड से लिंक है। इसका मतलब 1 2 3 4 जितने भी क्राइटेरिया सारे मीट हों तो कैपिटलाइज होगा। MSA 1 में क्या करेगा, वो कोई ना कोई एक क्राइटेरिया सवाल में देगा, या तो उसको फुलफिल नहीं करवाएगा। कोई ऐसी कंडीशन सवाल में देके आपको हिंट देगा कि किसी भी तरह इन 5 में से कोई एक चीज फुलफिल नहीं हो। अब एक तरीका क्या है इसको लिखने का, कुछ स्टूडेंट जाएंगे बोलेंगे डेवलपमेंट कॉस्ट, उन्होंने IFRS खोली, उन्होंने बोला कि भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंट 2 आपका मीट नहीं हो रहा, तो इसकी बेसिस पे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एक अप्रोच हो गई ये। मार्क्स थे लेट से सिर्फ 2। ये चीज उस बंदे ने लिखी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। जिसने MSA की प्रैक्टिस की भी होगी उसको समझता होगा, वो क्या करेगा, वो पकड़ेगा सिर्फ पॉइंट 2 को, वो बोलेगा सिंस पॉइंट 2 इज नॉट मीटिंग हेंस वी कैन नॉट कैपिटलाइज। बात खत्म, कंक्लूड हो गया। कितना टाइम लगा? हार्डली 5 मिनट्स।
अब ये सारी बातें बताने का पर्पस ये है कि हम उस डिफरेंस को खत्म करें कि भाई ये एफएफआर है, ये ऑडिट है, सारी चीजें हमें आती हैं, हम किस तरह अप्रोच करेंगे, अवेलेबल मार्क्स ज्यादा हैं, हम इजीली कर लेंगे। जब तक आप एमएसए बेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप चीज़ों को उसी तरह लेके नहीं चलेंगे जिस तरह एडवाइस किया जा रहा है फॉर एमएसए स्पेसिफिकली, तब तक आप इस पेपर को पास नहीं कर सकते। सबसे बड़ा चैलेंज इस पेपर का अगर जो मैं समझता हूँ वो आपके पास टाइम मैनेजमेंट ही है। अज्यूमिंग आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली हो सारी चीज़ें, स्टिल टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिगर चैलेंज, जो आपके पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट की वजह से और ज़्यादा इंक्रीज हो गया इसका रिस्क। अब इस पे तो हम अभी बात में आते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर को किस तरह केटर करें, लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट को जो ऑलरेडी पेपर का पार्ट था, किस तरह केटर किया जा सकता है, क्या अप्रोच होगी, वो सर हामिद आपको थोड़ी डिटेल में बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा और इस पेपर के फेलियर के रीजंस और थोड़ा सा और डिफरेंस बता देता हूँ सीफए पेपर से बाकी क्या होता है। देखें, रीजन ऑफ फेलियर में सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर जो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी डिस्कस किया, अप्रोच का और एटीट्यूड का। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई हम क्लासेस लें या ना लें, हम इस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलें, हम इसको आखिरी महीने में रख के सिर्फ हम प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन बैंक के आईकैप की, वो काफ़ी है या नहीं है। देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि भले ये एफएफआर ऑडिट नहीं, लेकिन अगर मैं नॉलेज वाइज बात करूं और मैं आपको अगर इसका सिलेबस दिखाऊं एक बार, अगर आप इसका सिलेबस देखें, इस सिलेबस के अंदर अगर आपके पास ग्रिड आएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की 50 to 65%, ऑडिट अश्योरेंस की कितनी है 30 to 40%, कंपनी लॉ एथिक्स की 5 to 10%। अब ग्रेड 55% होने का ये मतलब नहीं है कि एफएफआर का सेलेक्टिव एरियाज के अंदर शामिल है। अगर एफएफआर के सिलेबस को देखें तो आप स्टैंडर्ड्स देखते रहे, आईएफआरएस 1 के बाद आपके डिफरेंट आईएफआरएस आइजाज सारे आ रहे हैं। आईएफआरएस 8 हम यूजुअली नहीं पढ़ रहे होते एफएफआर के अंदर, वो भी इंकॉर्पोरेटेड है। आईएस 8 पे भी सवाल बना सकता है, आईएस 10 पे भी बना सकता है, भले हमने एफआर 2 लेवल पे पढ़ा हो। आईएस 16 पे भी सवाल बन सकता है, आईएस 19 हो गया, आईएस 33 हो गया, सारे आईएसएस हो गए, IFRIC 10, SIC 32, तकरीबन पूरा आईएफआरएस और आइजाज कवर है सिर्फ एफएफआर के सिलेबस में। सॉफ्टवेयर पे करना हो, वैसे करना हो, टाइम मैनेजमेंट हो, वो तो बाद में आता है। अगर नॉलेज ही रिफ्रेश नहीं होगी, आपको आंसर ही नहीं पता होगा, तो आप फर्स्ट इंस्टेंस पे उसको लिख ही नहीं सकते। अब आते हैं ऑडिट अश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज पे। ऑडिट के अंदर क्वालिटी रिलेटेड आइजाज, ऑडिट रिस्क, ऑडिट प्लानिंग, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, रिपोर्टिंग के आइजाज, सारी चीज आपके पास यहाँ पे आ रही। उसके बाद कंपनी लॉ एंड एथिक्स का भी कुछ सेलेक्टेड पोर्शन मौजूद है। एथिक्स की पूरी आपकी वही बुक जो आप ऑडिट के अंदर यूज करते हैं उसका पूरा पोर्शन शामिल है। ऑडिट अकाउंट्स के कंपनी लॉ के सेक्शन आपके पास शामिल हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस एक नई चीज भी थोड़ी सी शामिल है। अब ये सारी चीजें अगर इसको मैं कंबाइन करूं और मैं इसको ये सोचूं कि भाई मैं पहले एफएफआर पूरा पढ़ता हूँ, पहले ऑडिट पूरा पढ़ता हूँ, लॉ पूरा पढ़ता हूँ, फिर प्रैक्टिस पे आता हूँ, तो मैं प्रैक्टिस तक पहुंच ही नहीं सकूंगा। अब इतना सारा कंटेंट होने की वजह से जो हमने अप्रोच डेवलप की हुई है, वो अप्रोच मैं थोड़ी सी फर्दर अभी एक प्रियम्बल आपको दे देता हूँ। उस अप्रोच में क्या है कि हम अपने पास इसकी समराइज वे के अंदर चीजें लेके चल रहे होंगे, अज्यूमिंग के ऑलरेडी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। IS 15, IS 10 मेरे पास है, लेट्स IFRS 16 मेरे पास है, तो हमारे पास इसकी बुक भी है जो मैं आपको अभी शेयर करके दिखा भी देता हूँ कि हमने उसकी अप्रोच को किस तरह रखा हुआ है और एमएसए बेस्ड अप्रोच को ही हमने अडॉप्ट किया हुआ है। अगर आप ये बुक देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बुक का फीडबैक भी लास्ट टाइम बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इस बुक को हमने बनाया ही एमएसए स्टाइल से। ये एफएफआर में डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती, ये ऑडिट के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती, ये बुक बनी ही एमएसए 1 के लिए। इस बुक के अंदर अगर आप देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की समरी पूरी आ रही है, पेज नंबर के साथ सारी चीजें। एक आध समरी मैं आपको शो भी कराता हूँ किस तरह है। सिलेबस देन आ रहा है ताकि हमारे पास कंप्लीटनेस का स्टेटस भी मॉनिटर होता रहे। उसके बाद अगर मैं इसमें आगे चलता हूँ, मैं किसी भी एक स्टैंडर्ड की अगर समरी शो कर सकूँ, और ये बुक आप पेपर में कैरी भी कर सकते हैं।
इसको हमने बनाया ही इसी स्टाइल से है कि आप इसको पेपर में लेके जा सकें। अकॉर्डिंगली आपके पास रिवीजन में बहुत आसानी हो रही होगी। पेपर के अंदर अगर आपके पास ये बुक हाईलाइटेड होगी तो आप डायरेक्टली उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं रादर देन आप IFRS के अंदर ढूंढें। फिर एक हमने इसमें कंपैरिजन बनाया हुआ है, कौन सी अटेम्प्ट में कौन कौन से एरियाज उसने पूछे हैं, उसका मार्क्स क्या है। ये एक ओवरव्यू वाला कंपैरिजन है, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपने ये चेक करना है मेरे पास पेपर में कौन से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रही है, अप्रोच आ रही है, किस तरह लेके चल रहे होंगे। ये बेसिकली हमने ये किया हुआ है किस किस एरिया के अंदर किस तरह के सवाल आ सकते हैं, जिसको आप कॉमन रिक्वायरमेंट्स और बाकी चीजें कह रहे होते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ इसके अंदर, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज का जो IFRS है वो आपका हो रहा है, कंसोलिडेशन वाला एरिया आपके पास। अब इसको देखें तो ये बना हुआ उसी स्टाइल से है कि कंसोलिडेशन के सारे स्टैंडर्ड्स में मर्ज हुए। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, असेसमेंट किस तरह हो रही होती है, सब्सिडी के क्या की एरियाज की कंसिडरेशन है। अब ये FFR से ऊपर आके कंप्लीटनेस की बेसिस पे बुक बनी हुई है समराइज वे के अंदर, जिसमें आपका IFRS 10, IFRS 3, IFRS 12, IS 27, IS 28, ये सारे आइजाज मिल के आपकी कंसोलिडेशन बना रहे हो। उस कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट को एक जगह समराइज किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी टॉपिक वाइज कंप्लीटनेस इंश्योर होगी। तो ये बुक भी इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगी। अगेन मैं वापस आता हूँ थोड़ी सी और रीजन ऑफ फेलियर पे बात करके, फिर मैं सर हामिद को हैंड ओवर करता हूँ, वो आपसे फिर पेपर की लेंथ को डिस्कस करेंगे, देन अप्रोच को और बाकी चीज़ों को। देखें दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, मेरी सेलेक्टिव स्टडीज। पेपर के अंदर मैं जाता हूँ, अपना IFRS 15 पूरा कर लिया, IFRS 9 पूरा कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। मैंने क्या किया कि मैंने लेट्स से IS 38, IS 37 और ये 2-3 टॉपिक्स छोड़ दिए। देखें ये सारी डिटेल्स आपसे इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेंगे। बुक की अवेलेबिलिटी और प्राइस सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएंगी, और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई प्राइस नहीं है। तो बेसिकली सेलेक्टिव स्टडीज में मैं ये बता रहा था कि आपने लेट से IS 37, IS 38 नहीं किया, पेपर के अंदर उसने एक सिनेरियो दिया IS 37 से, रीस्ट्रक्चरिंग का उसने सिनेरियो दिया आपसे, वो पूछा। अब वो इतने इजी मार्क्स थे कि अगर आपको पता होते तो आप इजीली 5 to 10 मार्क्स ले सकते थे। अब क्या हुआ कि आप गए FFR वाली अप्रोच पे, आपने बोला कि भाई जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स वहां पे हैं वो यहाँ पे भी हैं। नो डाउट वो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर हम भी फोकस ज्यादा कर रहे होंगे, लेकिन अगेन कंप्लीटनेस इंश्योर करना सारे IS की IFRS की इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंश्योरिंग कंप्लीटनेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट में मैं समझता हूँ कि अगर आप MSA से ही प्रैक्टिस करते हुए जाएं और उसके थ्रू सवालों से आप बैक एंड जाके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि आपने ग्रेड में भी देखा मेरे पास अकाउंटिंग एरिया 65% तक वेटेज रखता है, स्टैंड अलोन पास करवाने की कैपेबिलिटी पे खड़ा हुआ वो एरिया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैंने रिवाइज सब कुछ कर लिया, लेकिन मैंने अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास ICAP की क्वेश्चन बैंक, उसके बाद मेरे पास ICAP के पास पेपर्स, उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है और मैं तो इसको एज अ मस्ट कहता हूँ ICW के पास पेपर्स। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर टाइम कम हो कि आप फ्रॉम रीसेंट अटेम्प्ट टू ओल्डेस्ट अटेम्प्ट मूव करें, जितना टाइम आपको अलाउ करें। ये तीन आपके पास ऐसे प्रैक्टिस मटेरियल हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ही सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई और जरूरी नहीं है। आप ICW के सवाल देखेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये FFR नहीं है कि जिसका आपने एक कंसोल का सवाल किया तो आपने उसको 25 मिनट में या 45 मिनट में मैक्सिमम सॉल्व कर लिया। 50 मार्क्स का एक सवाल होता है इसका पहला, आपको इसका एक सवाल प्रैक्टिस करने में कम से कम 3 घंटे, अगर आप तमीज से करते हैं आंसर को अप्रोप्रिएटली मार्क करते हैं तो 4 घंटे तक भी जा सकता है। तो इसलिए आप मटेरियल को उस तरह नहीं लिएगा कि FFR की तरह आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन मौजूद हो। ICAP का क्वेश्चन बैंक, ICAP के पास पेपर, ICW के रीसेंट पास पेपर्स आर मोर देन सफिशिएंट। प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि MSA 1 में और FFR के बाकी पेपर में या CFF के बाकी पेपर में क्या फर्क है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि भाई जब आपके पास पहली बार 3 घंटे तकरीबन 45 मिनट का टोटल पेपर बनता है, मगर रीडिंग टाइम में मिला दूँ, इतना लेंथी अगर पेपर हो और आप उसको एक कंप्लीट सिटिंग के अंदर एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर प्रैक्टिस ना करें, जो कि अब मैं समझता हूँ कि ये चीज होनी सॉफ्टवेयर पे चाहिए, आपके लिए पेपर में स्ट्रगल करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आपको खुद रियलाइज होगा चीजें आपको आ रही हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा, चीजें आपको आ रही हैं आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा। जब तक आप खुद से एटलीस्ट 2 पेपर मैं रिकमेंड करता हूँ कंप्लीट एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर अब आ गया तो सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पेपर के अंदर टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। और ये चीज आपको रियलाइज होगी जब आप ये चीज नहीं करके जाएंगे पेपर में तब। ये सारी वो चीजें हैं जो हमने भी अप्लाई की हुई हैं, जो स्टूडेंट पास हुए अलहमदिल्ला उन्होंने भी इसका फीडबैक शेयर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो आपने करना जरूरी है इस पेपर के अंदर। अब बाकी सर हामिद आपको पेपर के हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे, तो मैं सर हामिद को हैंड ओवर करता हूँ और पेपर वो आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाते हैं, देन फिर हम अप्रोचेस पे चलते हैं। सर हामिद आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। अच्छा, काफ़ी अच्छे तौर पे सर अरीब ने ब्रीफ तो कर दिया होगा आपको। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस एक ओवरऑल का हमने बिल्कुल आपको प्रियम्बल देख अभी देते लिया हैं। कि एमएसए। सेशन के एंड में हमने बेसिकली 10 to 15 मिनट सॉफ्टवेयर पे ही डेजिग्नेटेड सेशन रखा हुआ है। अच्छा, हमने ये भी देख लिया कि एमएसए वन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इसका मेन पर्पस क्या था कि एक जो गैप आ रहा था बेसिकली थियोरेटिकल नॉलेज को थिंक जब हम सर हामिद प्रैक्टिकल वर्ल्ड में से अप्लाई मैं करने कंफर्म कर जाते थे। लेता हूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर हामिद आप काइंडली चेक करेंगे, आपकी आवाज़ आ नहीं रही है मेरे ख्याल से। सर जब तक सर हामिद दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, जो जो अभी आप क्वेरीज पूछना चाह रहे थे इस पेपर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। अब आ रही है आवाज़ आप लोगों को? हेलो, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब जो है हम पेपर देख लेते हैं बेसिकली कि हमारा पेपर कितना लेंथ पे स्प्रेड आउट होता है और टेस्टिंग स्टाइल क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चंस किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम इस पेपर को देखेंगे तो ये अराउंड, जैसे सर अरीब ने बताया है, अराउंड 15 to 17 पेजेस तक ये पेपर स्प्रेड हो रहा होता है। इस पेपर की एक ख़ास बात ये है कि इसमें हमें लिखना भी अलाउ है, जो हमें नॉर्मली, तो ये सबसे अच्छी बात है हमारी कि जब हम एक क्या कहते हैं पेपर्स को देख रहे हैं, चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रेड फ्लैग्स देख रहे हैं, तो हम हाथ के हाथ पेपर में शॉर्ट पॉइंटर्स लिख भी सकते हैं। अब इस चीज़ को सॉफ्टवेयर में आते हुए हमें किस तरह से कैटर करना है वो भी देख लेंगे। अच्छा सर, ये थोड़ा नीचे करते हैं पेपर को।
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स देखने से तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये भी इसमें अच्छाई ये है कि हमारे पास यहाँ पे आईकैप ने इस 50 मार्क्स को भी ब्रेक करके दिया हुआ है, अराउंड 3-4 पार्ट्स में दिया हुआ होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट आप देखें तो 17 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट है, फिर बी पार्ट हमें ये 18 मार्क्स पे नज़र आता है, फिर सी 9, और फोर्थ जो डी पार्ट है हमारा वो 6 मार्क्स में नज़र आ रहा है। अब इससे हेल्प आउट क्या हो जाता है कि जब हम फोकस कर रहे होते हैं और एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, एक हमें एक रिलीफ फील हो रहा होता है, जैसे जैसे हमारा एक भी पार्ट खत्म होता जाता है तो हमें ये हो रहा होता है कि चलो हमने इतना तो अटेम्प्ट कर दिया। वरना आईसीडब्ल्यू में अगर हम देखें, ऑल्दो उसमें भी पार्ट ब्रेक डाउन जरूर होते हैं, लेकिन मार्किंग इस तरीके से सेपरेटली नहीं दी हुई होती, जो कि एक मैं समझता हूँ मुश्किल चीज़ है कि जब तक आपका पूरा एक क्वेश्चन नहीं हो जाता आप सुकून में नहीं आ सकते। अच्छा, फर्स्ट पेज में अगर हम देखें तो एक तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि आपने करना क्या क्या है, उसके अलावा एक क्वेश्चन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन या कह लें बैकग्राउंड टाइप दिया हुआ है विद अपेंडिसेस का। खाली उसने एक फ्लेवर दिया हुआ है कि कितने अपेंडिस हैं और वो किस अपेंडिक्स में क्या रिक्वायरमेंट या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये आपस में बड़ी इंटर रिलेटेड होंगी, ये ABCD, और इनको करने के लिए कोई हमारे पास सिंगल ये नहीं है कि ये पैरा से हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए होगी या सेकंड पैरा से रिक्वायरमेंट नंबर बी होगी। ये 2-3 अपेंडिक्स कनेक्ट हो रहे होंगे तो फिर हमारी कोई एक रिक्वायरमेंट जाके फुलफिल हो रही होगी। अब इसने जिस तरह सेग्रीगेट किया हुआ है अपेंडिक्स में, अगर हम जाके देखेंगे, नीचे आते हैं अगर हम, तो अपेंडिक्स में हमें फिर एक अलग दुनिया नजर आएगी, इन द सेंस के अब जो हमारी ऊपर रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ऊपर शायद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी, फर्स्ट वाला जैसे ऑडिट रिस्क की रिक्वायरमेंट आ रही है, और हमारा ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की आ रही है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज की भी आ रही है। ये 3 रिक्वायरमेंट तो एक ही सवाल के अंदर आ गई, अगर बिल्कुल हम समराइज वे में बात करें तो। अब इसमें अगर हम नीचे जाते हैं तो हर अपेंडिक्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिस्क है। अब ये जैसे फर्स्ट जो आ रहा है इंडस्ट्री रेगुलेशंस चल रही हैं, तो हर एरिया, हर वो टॉपिक जो है ना वो उसने सेग्रीगेट किया हुआ है, और उसी से हमारे पास इश्यूज भी अराइज हो रहे हैं, रिस्क भी अराइज हो रहे हैं। फिर अपेंडिक्स बी अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास ड्राफ्ट सेकंड वाला अपेंडिक्स जो था, इसमें हमारे पास ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए रखे हुए हैं। अब इससे होगा क्या, हमें ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रीड्राफ्ट करने फ्रॉम का कि एफएस बनाने नहीं होंगे, बल्कि उनको हमें रीड्राफ्ट करके कुछ एडजस्टमेंट्स खाली इनकॉर्पोरेट करनी होंगी। और इसीलिए यहाँ पे इन कंप्यूटेशंस, इन टेम्पलेट बनाने के नंबर खाली 5 से 6 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। मेनली हमारे जो मार्क्स हैं वो अकाउंटिंग रिपोर्टिंग इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के में होते हैं, ऑडिट रिस्क को किस तरीके से हम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा मेन फोकस हो रहा होगा। फिर नीचे अगर हम चलते हैं, फिर कोई एक ईमेल आई हुई है। अच्छा, अब मेल में कोई एक अलग इशू होगा, नॉर्मली इसका पैटर्न ये है, कोई एक ईमेल आई हुई है, अब इसमें कोई अलग इशू होगा, ये भी हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चंस है उसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा पार्ट ए का खत्म हो जाएगा, हमें सारे अपेंडिक्स आएगी। तो डेटा की मैनेजमेंट, डेटा को किस तरीके से आपने कॉम्प्रीहेंड करना है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस पेपर का। नीचे अगर हम और आते हैं तो अराउंड, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही देखूं, पहले पेज में खाली रिक्वायरमेंट और बैकग्राउंड था, दूसरे पेज में कुछ वो दिए हुए थे जो जो इंडस्ट्री ट्रेंड वगैरह रिवॉल्व हुए थे, तीसरे पेज में हमारे पास ड्राफ्ट एफएस थे, चौथे पेज में कोई ईमेल वगैरह थी। मतलब टोटल 4-5 पेज मिला के तो खाली हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो इससे आप इसकी लेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपको खुद भी आइडिया हो रहा होगा कि इतने पेज का तो हमारा पूरा कंप्लीट एक पेपर होता है नॉर्मल सीफैप लेवल का।
तो जब इतना बड़ा पेपर आएगा तो इसको देख के ही हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कैसे करना है। तो इंशाल्लाह जब हम क्लासेस में कवर कर रहे होंगे तो आप लोगों से बिल्कुल एक डिस्कशन हो रहा होगा कि किस तरीके से इस चीज को मैनेज करना है और डेटा को किस तरीके से गैदर करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो होता है ये हमारा 25 मार्क्स पे होता है। 2 जर्नली हमारा कंसोलिडेशन के एरिया को कवर कर रहा होता है। जैसे कंसोलिडेशन हमारे पास एफआर में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी बड़ा की है कि हर साल टेस्ट होता है और अराउंड 25 नंबर का ये पूरा एरिया टेस्ट हो रहा होता है। यहाँ पे भी अगेन वही वाली बात कि ऐसा नहीं है कि सिंपल हमें एक कंसोलिडेटेड एसएफपी बनाने को आ जाएगी या कैश फ्लो बनाने को आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ही एक अलग एंगल होगा, कोई ग्रुप के स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होंगे, हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा बिजनेस का एक्विजिशन भी है कि नहीं है, अगर बिजनेस का एक्विजिशन है तो कंट्रोल आया कि नहीं आया। मतलब सिंपली ये नहीं होगा कि यार ये 60% की हमने इन्वेस्टमेंट करी तो सीधा सीधा इसको लिया और कंसोलिडेट कर दिया, गुडविल की कंपटीशन बनाई और एनसीआई वगैरह निकाला और खत्म। तो ये वाला एंगल कंप्यूटेशनल एंगल इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन ज्यादा फोकस हमारे जर्नल कॉन्सेप्ट पे होगा कि कंट्रोल कैसे एक्वायर हो रहा है नहीं हो रहा, उसका एक एनालिसिस। जैसे स्टार्ट में सर अरीब ने भी एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास फ्यूचर के पोटेंशियल शेयर्स के एक्विजिशन का राइट था, उसको हमें कैसे इनकॉर्पोरेट करना है कंट्रोल के एनालिसिस में। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए, और 25 नंबर आपके कंसोल से ही सिक्योर हो जाते हैं। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। अगर हम इसमें भी उसी तरह अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सेम ही था, इसमें अपेंडिसेस थोड़े कम है क्योंकि ये 25 नंबर्स पे है, लेकिन इसमें भी ऐसे ही है। फर्स्ट पेज बेसिकली रिक्वायरमेंट का होता है और उसमें बेसिकली ये आइडिया मिल रहा होता है कि किस अपेंडिक्स में क्या चीजें दी हुई हैं, एक ओवरव्यू ताकि आपको मिल जाए कि कैसे आपको डेटा को अप्रोच करना है। आगे चलिए वैसे ये सिंपल बस वही इंफॉर्मेशन आ रही है जो भी हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये भी हमारे पास 25 मार्क्स पे ही स्प्रेड आउट है। इसमें भी इनिशियली वही बैकग्राउंड दिया हुआ है, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज और हमारी एडजस्टमेंट्स टू द ड्राफ्ट एफएस मांगे हुए, फिर हमारा रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स हमें करना है ऑडिट टीम का। अच्छा, कॉमन सबसे अच्छी बात अगर हम इस पेपर की देखें ना तो इसमें एक हमें कंसिस्टेंसी जरूर नजर आती है कि रिक्वायरमेंट्स जो है ना हमारी वो काफी हद तक सिमिलर पैटर्न की है। ऑल्दो हमारे स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग चेंज होती रहती है, हर साल कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग चेंज होती रहती है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स एक कोहेरेंट ही है। इससे फायदा क्या हो जाता है, हमें अगर एक फ्रेम ऑफ माइंड में हमारे ये है इस तरह की रिक्वायरमेंट को कैसे अप्रोच करना है, हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमें देखना चाहिए, तो वो हमें काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर देता है। अब बी अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो ये वाला सवाल अगर हम देखें तो थोड़ा ऑडिट के एरिया से फोकस्ड है ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक तो वर्किंग पेपर रिव्यू आ गया, एडजस्टमेंट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ऑडिट रिपोर्ट का पे इम्पैक्ट्स, कोई नीचे जो इश्यूज दिए हुए हैं। अब जाहिर है हर दफा इश्यूज चेंज हो रहे होंगे। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट के इश्यूज तो बेसिकली हमारे ऑडिट में भी आते थे, ऑडिट के पेपर में भी आते थे, और वो भी काफी हद तक वो वाली चीज सिमिलर ही है, हमें किस तरीके से आंसर करनी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा होगा। फिर हमारे पास इसके एनेक्जर्स दिए हुए हैं, वर्किंग पेपर्स दिए हुए हैं जिसको हमें बेसिकली रिव्यू करना है। तो अगर हम पेपर का साइज देखें तो ये 15 पेजेस पे स्प्रेड आउट हुआ हुआ था ये पेपर। अच्छा, अब हम अगर कॉमन रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएं, जैसे अभी हम देख रहे थे, तो हर एक कॉमन रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पेपर तो आपने देख लिया, एक तो केस स्टडी बेस्ड पेपर है, अराउंड मतलब एक अच्छा खासा फैला हुआ पेपर है। तो एक चैलेंज तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई इंफॉर्मेशन को इतना ओवरलोड है, इसको कैसे गैदर किया जाए एक एक पार्ट को सॉल्व करने के लिए। और खाली हमारे इस पेपर में एक ऑडिटर वाला एंगल नहीं आ रहा होता कि भाई हम फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बुक्स को ऑडिट करना है, तो उस पर्पस के लिए हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, बल्कि हमारे पास इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी आ रहा होता है कि डायरेक्टर्स को कोई हम नया ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, उसके में मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे किस तरीके से डायरेक्टर को समझाना है कि मेरी बुक्स पे
फाइनेंशियल बुक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो वही चीज जारी होती है, वही चीज प्रेजेंट हो रही होती है। कॉमन रिक्वायरमेंट में सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट की बात करें, 1 और 2 तकरीबन सेम है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट या इम्प्लीकेशंस, ये 2 फॉर्म में आ सकता है। एक कोई भी जर्नल ट्रांजैक्शन दे देगा, उसके रिजल्ट में आपको बोलेगा कि क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से उसको हमें लेके चलना चाहिए किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस को। फॉर एग्जांपल, वही एक एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, हमने एक बिजनेस एक्वायर किया। अब जब हमने बिजनेस एक्वायर किया, हमने 50% एक्वायर कर लिया, तो सबसे पहले हमें इम्प्लीकेशंस बताते हुए ये नहीं करना कि डायरेक्ट बस वर्किंग शुरू कर दी। हमें एक एनालिसिस में लेके चलना है कि भाई हमने इतने परसेंट शेयर होल्डिंग एक्वायर करी, इतने परसेंट शेयर होल्डिंग ने एक्वायर करने से हुआ क्या, क्या हमारा मेजॉरिटी बोर्ड बैठ गया? अगर बैठ गया तो फिर हमें ये देखना है इसके रिजल्ट में, इसका मतलब हम क्या डायरेक्शन कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, डिसीजंस को मनवा सकते हैं। हाँ, अगर इस तरह से हम एक चेकलिस्ट फॉलो करते हुए जाएंगे, फिर देखेंगे, हम बोलेंगे कंट्रोल आ गया। अच्छा, कंट्रोल आ गया, फिर क्या करेंगे? इसका मतलब इसमें सब्सिडरी वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर हम बताएंगे कि सब्सिडरी वाला ट्रीटमेंट क्या होता है, कि भाई उसके एसेट्स को हमारे एसेट्स के अंदर मिला दो, गुडविल वगैरह अगर कोई एक्विजिशन में आ रही है तो वो रिकॉर्ड कर दो। तो एक सीक्वेंस में बेसिकली आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स भी इस पेपर में काफी काम आ रही होगी। कहने को ये एक रिपोर्टिंग का पेपर है, लेकिन ड्राफ्टिंग इसका एक की चैलेंज है। रीजन बीइंग कि आपको रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस जो पता होंगी, वो खाली आपने सॉल्व करके नंबर के फॉर्म में नहीं देनी, बल्कि उसको एक पूरा एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या आप स्टेप्स लगा रहे होंगे, बेसिकली क्या आपका थॉट प्रोसेस है ना उस चीजों को आइडेंटिफाई करने का, वो आपको पेपर पे प्रेजेंट करना है। तो ये एक सबसे अच्छी है इस पेपर की, और बड़ा प्रैक्टिकली होता भी यही है कि किसी को नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं होता ज्यादा, बल्कि कॉन्सेप्ट के एक बैकग्राउंड में इंटरेस्ट होता है कि करना क्या है। फिर हम देखें तो ऑडिट, रिस्क और प्रोसीजर्स का एरिया है। अच्छा, ये जो एरिया है ना, ये भी बड़ा काफी कनेक्टेड है रिस्क और प्रोसीजर्स वाला भी। ये हमारा खाली आइसोलेशन में नहीं आता कि एक सिनेरियो दे दिया जैसे ऑडिट में होता था, उसी में हमने रिस्क निकाला और उससे रिलेटेड प्रोसीजर लिख दिए, बल्कि जनरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ कनेक्टेड आता है। यानी कि जनरली हमें पता है रिस्क वाले एरियाज क्या होते हैं, जहां फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू हमें हाईलाइट होगा, वो जनरली एक इनहेरेंटली रिस्की एरियाज होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ऑडिट रिस्क को भी ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो एक तरफ आपको वो कॉम्प्लेक्स ही कोई ट्रांजेक्शन दे देगा, वो ऑटोमेटिकली उसके आपको पहले अकाउंटिंग के इम्प्लीकेशंस पूछेगा कि कैसे ट्रीट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको उसका स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई होना चाहिए, स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, और कौन सा पर्टिकुलर उस स्टैंडर्ड का एरिया लग रहा है। आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भी नहीं जाना, क्योंकि पेपर की लेंथ भी देख ली हमने। और इस पेपर की अगर हम कमेंट की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा यही है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू। फिर एक और चीज जो ऐड हो गई है, वो सॉफ्टवेयर का चैलेंज। तो हमें बड़ा टारगेटेड चलना पड़ेगा इसके लिए ना। अब ऑडिट रिस्क का हमने बता दिया कि कनेक्टेड आ रहा होता है उसी इशू के बारे में, फिर हमारा वो ऑडिट रिस्क बन रहा होगा, और प्रोसीजर्स भी फिर हम अकॉर्डिंगली रखे होंगे। रिव्यूइंग द वर्क ऑफ द जूनियर के लिए सबसे पहले हमें खुद भी पता होना चाहिए क्या क्या प्रोसीजर्स एक पर्टिकुलर हेड में हमें करने चाहिए, और क्या क्या असर्शंस मीट हो गई हैं, कौन सी असर्शन नहीं हुई। अगर रिव्यू करते हुए कोई चीज नहीं हुई हुई, कोई प्रोसीजर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जूनियर ने कौन से रिस्क को अनआइडेंटिफाइड या अनकवर्ड छोड़ दिया है। मतलब ऐसा नहीं खाली हमने बोला ये प्रोसीजर नहीं किया, क्यों नहीं किया, इस प्रोसीजर से कौन सा एरिया, कौन सा असर्शन हिट हो रहा था जो उसने नहीं किया, ये हमें बड़ा प्रॉपरली पता होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, ये अभी हम देख के भी आए थे सवाल एक, तो ये तो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे हमारे ऑडिट के पेपर में होता है। लास्टली हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ रहा है। सबसे बड़ी की टूल है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और दोनों पर्सपेक्टिव से है ये भी ऑडिट पर्सपेक्टिव से भी है और एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी है। ऑडिट पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो रिस्क का एरिया, जैसे हमने बोला कि भाई अकाउंटिंग जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एरिया होगा उसको हम कहते हैं इनहेरेंटली रिस्की एरिया। तो हमारा एक इनिशियली प्लानिंग के वक्त हम एक एनालिटिकल रिव्यू भी कर रहे होते हैं, उसके थ्रू भी हम एक अपने रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जहां हमें सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस नजर आते हैं। नजर आता है कि भाई
ये बिजनेस तो हमारा, अगर हम इंडस्ट्री देखें ट्रेंड, तो वो तो कुछ और कह रहे हैं और आपकी कंपनी कुछ और कह रही है, तो फिर हम उससे रिस्क निकाल रहे होते हैं। इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस वगैरह एनालिसिस के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या रेशोज को देखना, रेशोज को पढ़ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। चाहे वो बिजनेस माइंडसेट से अगर हम बात कर लें, चाहे हम एक ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। फिर लास्ट में एथिक्स का थोड़ा सा एरिया है जो हमारे हर पेपर में ही कनेक्टेड चल रहा होता है। अब इन सारी चीजों को हमें कैसे प्रिपेयर करना है ना, तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो अप्रोचेस डिस्कस किए हैं। पहली अप्रोच उनके लिए है कि जो खुद से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है लेक्चर्स कवर करने का। आइडियली तो मैं बोलूंगा कि भाई, ये अगर आपकी जर्नली क्वालिफाइंग अटेम्प्ट बन रही होती है लोगों की, तो रिस्क ना लें और अप्रोच टू के जो क्लासेस के थ्रू कवरेज है उसी पे जाएं। क्योंकि अप्रोच वन में रिस्क का एलिमेंट हमें इस एंड मोमेंट में नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर वाकई बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है और लगता है कि मैं अगर क्लासेस भी ले लेता हूँ तो कवर नहीं कर पाऊंगा क्लासेस के थ्रू, और सेल्फ स्टडी में मेरे लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और मेरे पास ऑलरेडी भी थोड़ी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, अगर इस कॉन्फिडेंस में आप हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? अप्रोच वन में सिंपल यही है कि सबसे पहले आप एक जर्नल ओवरव्यू ले लें अपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ऑडिट पे मैं फिर भी थोड़ा ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, अगर मैं ऑडिट फर्म से एसोसिएटेड हूं ना, और मैं आज भी ऑडिट ही कर रहा हूँ, तो मुझे शायद इतना चैलेंज नहीं है। उसकी वजह क्या है? वही है जो सर अरीब ने इनिशियली बताई थी, कि ये पेपर का आना ही यही था कि थियोरेटिकल एंगल से निकल के बच्चा प्रैक्टिकल एंगल में किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये देखना है। और अगर आप प्रैक्टिकली ऑडिट कर रहे हो, तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज होना नहीं चाहिए इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो हमें क्या करना होगा? एक तो इनिशियली आईएफआरएस वगैरह के जो आपके पुराने नोट्स हैं उनको आप रन थ्रू कर लें, स्किम कर लें। इससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिस करने नहीं बैठ जाइएगा क्वेश्चंस की लंबी लंबी। फिर आपने क्या करना है? स्टार्ट करना है हमारे आईकैप की क्वेश्चन बैंक से। काफी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक बना हुआ है वो। उसमें आप एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन से स्टार्ट करें, और वो भी 25 मार्क्स वालों से स्टार्ट करें इनिशियली। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पास पेपर के क्वेश्चंस पे आए। फिर जब वो भी हो जाए तो उसके बाद आईसीडब्ल्यू का मटेरियल देखें। और फिर सर अरीब ने भी पहले कहा था, एटलीस्ट 2 पेपर तो आपने एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठे हुए वन सिटिंग में कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें इतना टेम्परेमेंट भी चाहिए इतना बार करने के लिए। वो टेम्परेमेंट डेवलप करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अप्रोच टू अगर हम देखें तो हम कैसे लेके चल रहे होंगे? हमारी अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी। ऑल्दो एमएसए के अगर हम क्वेश्चंस देखें, तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक क्वेश्चन खाली एक स्टैंडर्ड से मिलके बन रहा हो, लेकिन हमारी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि इनिशियली हम वीक डेज में आप लोगों को लेक्चर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देंगे। उसमें क्या हो रहा होगा? स्टैंडर्ड्स की, कॉन्सेप्ट्स की कवरेज हो रही होगी। अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट्स की कवरेज होगी ना, वो भी काफी हद तक इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव होगी, और आपको नजर आएगा कि कॉन्सेप्चुअली चीजें मैक्सिमम कवर हो रही हैं इन मिनिमम टाइम। तो जैसे मैंने कहा था ना, जिसको ये हो रहा है कि भाई मैं लेक्चर्स नहीं ले पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हैं कि पूरी पूरी स्टैंडर्ड कंप्लीटली कवर हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे एक एक छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हुए हैं हमारे लेक्चर्स में। और वो जो लेक्चर्स में कवर हुए हैं उनकी टाइमिंग अगर आप देखेंगे छोटे स्टैंडर्ड्स की, तो 10-10 15-15 मिनट के लेक्चर्स हैं। तो इससे ये है कि कवरेज हमने बहुत एक्सटेंसिव करी हुई है, और उसके अंदर हम डीप ज्यादा नहीं गए हुए। जितनी एमएसए वन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको पूरा टेलर मेड किया हुआ है, बिल्कुल स्पेसिफिक टू द एमएसए वन लेक्चर्स डिजाइन हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को काफी हम डीप जाके देख रहे होंगे। उसमें कौन से स्टैंडर्ड आ जाएगा? कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड आ जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि 25 मार्क्स तो वही लेके चल रहा है। आईएफआरएस 15 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब वही वाली बात है ना, आपने आईएफआरएस 15, 9 ये की एरियाज कर दिए, लेकिन खाली इनसे काम नहीं चलेगा। हमारे पास आईएस 37 भी टेस्ट हो रहा होगा, हमारे पास फेयर वैल्यू का एरिया भी टेस्ट हो रहा होगा, हमारे पास आईएस 10 तक का एरिया, मतलब जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हम इनिशियली पढ़ के आते थे, आईएस 38, वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्ट इन हुई हैं
क्योंकि वो प्रैक्टिकली काफी हद तक हमें अक्सर ऑडिट के वक्त भी तंग कर रही होती है। तो उनके बिल्कुल प्रैक्टिकल एरियाज टेस्ट हो रहे होते हैं और उन्हीं पे एम्फेसिस होता है हमारे कॉन्सेप्चुअल कवरेज में। तो वंस कॉन्सेप्चुअल कवरेज हो जाती है वीकडेज में, फिर हमारे वीकेंड में आके लेक्चर्स जो हो रहे होते हैं उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हर टाइप के क्वेश्चन जो ऊपर दिए हुए थे उसकी अप्रोच को किस तरीके से डील करना है, मतलब पॉइंट नंबर 1 हमें क्या देखना है, पॉइंट नंबर 2 क्या देखना है, फिर किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये वाली सारी चीजें हम करवा रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो अभी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर का एक थोड़ा सा चैलेंज आया है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हम प्रैक्टिस कुछ ना कुछ करवाएं ताकि आप लोगों को सॉफ्टवेयर का भी एक फ्लेवर मिल जाए। और इंशाल्लाह ये पेपर हम 1 मंथ बिफोर अपने सारे एग्जामिनेशन से पहले कोर्स कवरेज करवा देंगे। सर आप थोड़ा सा इनको सॉफ्टवेयर एक दफा दिखा दें स्टूडेंट्स को। सही है, मैं उस अप्रोच पे लेके चलता हूँ। देखिए बेसिकली अप्रोच 2 के अंदर जो एक चेंज है और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, यानी कंफर्म करिएगा, आवाज तो आप लोग को आ रही है ना क्लियर? सही है। देखिए बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज अप्रोच 2 के अंदर अब यही हमारे पास आया है कि देखें सॉफ्टवेयर तो हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गई। अब आप उसके अंदर हजार बातें निकालेंगे, सॉफ्टवेयर के साथ ये चैलेंज है, हम कैसे मैनेज करेंगे, इतना लेंदी पेपर है। अब ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं रहती। जो चीज हो गई है हम उसके लिए प्रिपेयर करें, रादर हम उसके अंदर से इश्यूज निकाल के उस चीज को डेफर करने की बातें करें। तो हमारी अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करके इनकॉर्पोरेट की है कि हम आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर बेस पे ही करवा रहे होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूरी ये है कि आप उन लाइव क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट करें, लाइव क्लासेस के अंदर आप आएं। कहीं वो चीज ऐसी ना बन जाए कि हम वो लेक्चर को रिकॉर्ड करने वाली अप्रोच पे चले जाएं और सिर्फ आपको लेक्चर की तरह सॉफ्टवेयर नजर आए कि किस तरह यूज करते हैं। जब तक आप खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर पे नहीं करेंगे उन क्लासेस के साथ, उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करेंगे, तब तक उन क्लासेस का कोई फायदा नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको अपनी स्क्रीन ही मैं शेयर कर लेता हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ हम कहाँ से सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ उसके अंदर मौजूद है। देखिए आईकैप के अंदर आप अपनी माई प्रोफाइल वाले एरिया पे जाएंगे लॉगिन करके, तो मेरी लॉगिन डिटेल्स आ रही हैं, वैसे खैर कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है इसमें। जिस तरह आप लॉगिन करेंगे ना तो आपने जाना है अपनी प्रोफाइल के अंदर। जब आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां आपके पास आ रहा होगा प्रैक्टिस टेस्ट फॉर सीफैट और एमएसए एग्जामिनेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर एक तो आ रही है हाउ टू रन वाली प्रैक्टिस गाइड। हाउ टू रन वाली प्रैक्टिस गाइड भी आपने ओपन करके रखनी है, ये जरूरी है, ये मैंने अपने पास पहले से यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है। उसके बाद आप लोगों ने डाउनलोड प्रैक्टिस टेस्ट वर्जन 2 करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। मैं इस डाउनलोडिंग को कैंसिल कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ। इस डाउनलोडिंग के बाद आपने जब ये चीज़ जाके सेव होगी तो आपने उस डाउनलोड पे जाके ओपन करना है। उसमें आ रहा होगा आपके पास असेसमेंट मास्टर। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जाके ये एक एप्लीकेशन जैसी इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर आपने इस असेसमेंट पर जाके क्लिक करना है। फिर ये एक गेम की तरह आपके पास लोडिंग आ रही होगी इसकी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि डेस्कटॉप बेसिकली हो रहा है। अब मुझे कंफर्म किएगा आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन नजर आ रही? देखें ये सॉफ्टवेयर की विंडो आ गई। अब जो मैंने आपसे हाउ टू रन डाउनलोड कहा था कि आप उसको भी ओपन कर लें, आप हाउ टू रन पे जाएं। हाउ टू रन के पास जाके आपको यहाँ पे MSA 1 बेसिकली हम देखने जा रहे हैं अभी ना। तो MSA 1 के लिए आपने ये सेलेक्ट करना है इसका कोड, और ये आप इनपुट करेंगे यहाँ पे। उसी के साथ साथ जो उसका पासवर्ड है आप वो भी सेलेक्ट कर लें।
और ये आप इनकॉर्पोरेट करके लॉग इन करेंगे। लॉग इन करेंगे, अगेन लोडिंग इसमें होगी। लोडिंग करने के साथ अब आप ऊपर देखेंगे आपका टाइमर शुरू होगा। ये आपके पास पहला पेज आया हुआ है जिसके अंदर आपकी कॉपी के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो सारी मेंशन है। ये पेज ओपन होते ही आपके पास टाइमर शुरू हो जाएगा। उस टाइमर के साथ आपने एक चीज मैं आपको बता दूं जिससे स्टूडेंट कुछ डर भी रहे थे। लेट्स से अगर मैं पेज 2 पे चलता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट का पेज 1 होगा, अब ये लोडिंग टाइम हो रहा है। अब ये चीज हम लोगों ने भी ऑब्जर्व करके इंश्योर कर ली थी कि ड्यूरिंग दिस लोडिंग टाइम आपका टाइमर स्टॉप हुआ होगा। तो आप उसकी टेंशन नहीं लिएगा कि आप लेट से लोडिंग टाइम लग रहा है तो हम तो 3.5 घंटे के लिए बैठे हुए हैं। तो ये टाइम देखें वहीं से शुरू हुआ जहां से स्टॉप हुआ था ड्यूरिंग लोडिंग टाइम। ये बेसिकली आपके पास अब एक्चुअल आपके सॉफ्टवेयर की विंडो आ गई। इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसमें आपके पास ये चलता है बेसिकली क्वेश्चन के नंबरिंग से और उसकी सीक्वेंस से। अगर मैं इसका एक पीछे और आऊँ पेज, बिल्कुल क्वेश्चन 1 से मैं बिगिन करूँ। देखेंगे आंसर टू क्वेश्चन 1A पार्ट 1। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये आपका आंसर वाला एरिया है। यहाँ पे आप अपना आंसर लिख रहे होंगे, आपकी आंसर स्क्रिप्ट है। उसके साथ साथ आप साइड पे देखेंगे तो एक थंबनेल वाला पेन ओपन हुआ हुआ है और यहाँ पे ये पेज लोड हो रहा है। अब 1 2 3 बहुत ज्यादा मल्टीपल विंडोज हैं तो थोड़ा सा इसमें ये करना है कि हम क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम रिसोर्सेज को बंद करते हैं। एक वक्त में अनफॉर्चुनेटली एक ही पेपर शो होगा, तो उसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके इस तरह करता हूँ कि मुझे पूरा पेपर शो होगा। जब मुझे ये पेपर शो हो रहा होगा तो मेरे पास ये एमएसए का क्वेश्चन 1 आ गया जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा मसला ये है कि ये चीज़ ड्रॉप डाउन में अवेलेबल नहीं है। जब जब आपको वो चीज़ें चेंज करनी है तो आपने थोड़ा सा थंबनेल में जाना पड़ेगा। उस थंबनेल में जाने के बाद आपने फिर उन चीज़ों को चेंज करना है अकॉर्डिंगली। लेट्स से अगर मैं इसके रिक्वायरमेंट 3 पे आता हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी हैसल हैं। ये लोडिंग वाला टाइम, पेज आपको चेंज करने के लिए आपको उस रिक्वायरमेंट पे जाना पड़ता है। साइड में थंबनेल्स के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे होते हैं। ये सारे चैलेंजेस हमने ऑलरेडी आईकैप को लिखे हुए हैं कि वो इन चीज़ों को एड्रेस करे। एटलीस्ट मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि आपके पास क्वेश्चन पेपर पूरा अवेलेबल हो यहाँ पे एज अ ड्रॉप डाउन, ताकि आपको बार बार वो चीज़ें ऊपर से उस तरह करके चेंज ना करना पड़े और आप इजीली उस रेलिवेंट पेपर पे जा सकें। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपके पास सिर्फ एक ही पेपर अवेलेबल आ रहा होता है 1 एट अ टाइम, बाकी चीज़ आपके पास नहीं आ रही होती। फिर आपको रिसोर्सेज पे जाना पड़ता है। देन रिसोर्सेज में जाके आप अपेंडिक्स 1 2 3 और वो इंडिविजुअली भी लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हो। तो अभी मैं स्टिक करता हूँ क्वेश्चन 1 पे। ये आपका क्वेश्चन का ओवरव्यू था। साइड के अंदर आपका पूरा पेपर इस तरह आ रहा है अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन 1 पूरा आ रहा है, क्वेश्चन 2 और 3 नहीं आएगा क्योंकि आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन वाला एरिया। इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे भी इसका साइड पेन मौजूद है, अपवर्ड डाउनवर्ड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एरिया जब आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ आंसर वाला एरिया बहुत श्रिंक हो जाता है। तो उसके लिए यही है कि आप इसको थोड़ा इस तरह एडजस्ट कर लें कि आपके पास दोनों एरियाज मैक्सिमम आ जाए। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह एडजस्ट करता हूँ तो ये मेरे पास क्वेश्चन एरिया भी आ गया, देन मेरे पास आंसर एरिया भी आ गया। हाईलाइटिंग का ऑप्शन अभी तक अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। हमने इसके लिए भी आईकैप को बोला हुआ है कि आप हाईलाइटिंग, अब इस तरह तो ये हाईलाइट कर देगा। इवन आप सर्च भी कर सकते हैं तो वो सर्च वर्ड्स को हाईलाइट कर देगा, लेकिन वो चीज़ हाईलाइटेड रह जाए अभी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं। दूसरा क्या है, आंसर स्क्रिप्ट हो गई। आंसर स्क्रिप्ट के साथ नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एक एक्सेल वाला एरिया। अब ये एक्सेल एरिया की भी थोड़ी सी लिमिटेशन है कि ये एक बॉक्स फिक्स है। इसको जूम इन जूम आउट तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बॉक्स की लेंथ जो है वो एडजस्टेबल नहीं। हमारी रिकमेंडेशन ये थी कि ये इस तरह तो एडजस्ट हो जाता है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, एक्सेल आपके पास ऐसे एडजस्ट हो गया। ऑब्वियसली जब आप कंसोल का सवाल कर रहे होंगे तो आप एक्सेल पे ही सॉल्व कर रहे होंगे। सॉल्व करने के बाद आप अकॉर्डिंगली उसको ऊपर पेस्ट कर रहे होंगे। तो अगर ये हमने ये भी उनको लिखा हुआ है कि आप इस एक्सेल के एरिया को भी एडजस्टेबल बनाएं हॉरिजॉन्टली, कि मेरे पास फुल फ्लैश एक्सेल शो हो तो मैं उस पर चीज़ें सॉल्व करूं।
देन सारी चीजें आपने एक्सेल पे सॉल्व करने के बाद ऊपर पेस्ट करना जरूरी है। अगर मैं ऊपर के एरिया को दोबारा थोड़ा सा देखूं, आंसर स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आप वर्किंग करेंगे, अगर आप उसको आंसर के अंदर पेस्ट नहीं करेंगे तो वो एज अ सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होगी। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं वो चीज़ वहाँ पे डायरेक्टली इनपुट हो रही है, लेकिन अगर आप एक्सेल के अंदर चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं तो आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अकॉर्डिंगली आपने ऊपर पेस्ट करना है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि क्वेश्चन पेपर साइड पे है, रफ वर्क के लिए एक्सेल दिया हुआ है, आंसर स्क्रिप्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर इन सीक्वेंस चल रही है। अब फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, किस तरह हम इसको केटर करेंगे। इवन आपको कुछ देखें विंडोज खुली हुई है, उसको भी आपने ड्रॉप डाउन के थ्रू एडजस्ट करना है। जैसे अगर मैं इसको अभी कर रहा हूँ तो ये जाके नॉर्मल हो रहा है। तो इससे खैर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप उन चीज़ों पे उतना ज़्यादा फोकस ना करें, सॉफ्टवेयर के क्या चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह हम लोगों ने एक वीडियो भी प्लान की हुई है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, किस तरह हम उसको यूटिलाइज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर के चैलेंजेस हैं, एक्सेल पे फॉर्मूलाज किस तरह लेके चलने हैं, कौन सी शॉर्टकट कीज इनेबल हैं, कौन सी नहीं है, आंसर एरिया को कैसे यूज करना है, मल्टीपल पेजेस पे क्वेश्चन स्प्रेड है तो हम उसको किस तरह केटर कर रहे होंगे। हार्ड पेपर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता था एमएसए वन के अंदर कि आप लिख सकते थे। एमएसए वॉज दी ओनली पेपर जिसपे आपको लिखना अलाउ था क्वेश्चन पेपर पे। वो भी चीज़ हमने उनसे बोली हुई है कि इस पे ये फंक्शनैलिटी कैसे अवेलेबल होगी, और अगर अवेलेबल नहीं होती तो हम उसको कैसे कैटर करेंगे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना, नोटिंग करना, एनोटेट करना, फिर आंसर प्रोड्यूस करना, और आंसर पे अगेन आपने मूव करना है तो आप एक वक्त में एक ही आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी मैंने जिस तरह चेंज किया ना, ये क्वेश्चन नंबर चेंज किया है। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, ऊपर एक ओवरव्यू की विंडो है। बेसिकली आप देख रहे हैं, अगर मैं ये ओवरव्यू दिखाऊं आपको, ये 4 5 6 7 8 9 इस तरह चल रहा है ना। अब यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट चल रहे हैं। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मे बी क्वेश्चन 6 से आपका क्वेश्चन 2 शुरू हो रहा हो। ये भी एक थोड़ा सा चैलेंज है कि मेरे पास अगर पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ मौजूद हो तो मैं आगे मूव करते हुए इजीली उसको कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बाउंड हूँ कि मैं सीक्वेंस में चलूँ। ये आपके पास क्वेश्चन 2 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन 2 आपका शुरू हो रहा है एक रिक्वायरमेंट पीछे से। थोड़ा सा ये एक अनोइंग भी है कि बार बार लोड हो रहा होता है तो आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी लूज होती है इस चीज़ के लिए। अब इसके अंदर एक फ़ायदा भी है कि भाई जब वो लोड हो रहा होता है तो आपका टाइम स्टॉप होता है, उस टाइम में आप सोच लें, लेकिन वो इस तरह फीजिबल नहीं होता। अकॉर्डिंगली कुछ प्रॉस भी हैं सॉफ्टवेयर के। आपके पास टाइपिंग स्पीड, यूजुअली आप लोग सब फॉर्म में अलहमदिल्ला काम कर रहे होते हैं तो एक्सेल बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड लिटरेसी आपकी अवेलेबल है। लेकिन ये एक्सेल वो एक्सेल नहीं है जो हम फॉर्म में यूज करते हैं, ये एक स्प्रेडशीट का पैकेज है जिसके अंदर लिमिटेड फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है ऑफ एक्सेल। इसी तरह सारी चीज़ों को आंसर एरिया पे भी पेस्ट करना है। हमने ये भी बात की हुई है कि आप वर्किंग रेफर करने का भी ऑप्शन दें। देखिए आंसर आपके ऑटोमेटिक सेव हो रहे होंगे, आपने इंडिविजुअली सेव नहीं करना। आपने यहाँ पे जो भी टाइप किया हुआ है, जो चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी है वो चीज़ सेव हो गई ऑटोमेटिकली। अगर आप नेक्स्ट में मूव करेंगे, मैं आपको शो भी करा देता हूँ, तो पीछे जो था वो सेव हो गया जो लिखा हुआ है। वो समझ लें आपकी आंसर स्क्रिप्ट है। आप एक दो लाइनें लिखें, पूरा सवाल लिखें, आगे मूव करें, जैसे भी करें वो चीज़ वहाँ पे सेव रहेगी। अब ये देखें, मेरे ख्याल से मेरी सिस्टम की शायद लिमिटेशन है जिस वजह से इतना देर हो रही है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। 3.5 4 घंटे के अंदर तो आपका पेपर नहीं होता इस लोडिंग वाले इशू की वजह से। ये मे बी मोर देन 4 आवर्स होता है। अब आई कैप इसको किस तरह एड्रेस करता है, हमने ये चीज़ भी बोली हुई है। क्योंकि देखें ये बार बार एक हैसल भी है ना। एक एडवांटेज है कि आप सोच लें, लेकिन बैक एंड फोर्थ जब मूव करना हो मुझे, मेरी कंसंट्रेशन भी लूज होती है। हर चीज़ पे वो शेयर कर रहा है और तो टाइम स्टॉप कर रहा है, लेकिन एक पेपर की लेंथ बढ़ जाती है आपकी। ओपन बुक वाली चीज़ें इसमें सारी एप्लीकेबल होंगी। वो पॉलिसीज एज इट इज अप्लाई हो रही हैं जो हार्ड पेपर में थी। जो जो बुक्स आपको अलाउ थी, जो आप लेके जा सकते थे। एक सवाल ये भी आता है कि आईएफआरएस भी लेके जाएं, बिल्कुल आप लेके जाएं, टोटली समरी पर रिलाय ना करें। तो वो सारी 5 बुक्स आपको एमएसए वन के अंदर अलाउ होती हैं। 5 बुक के अंदर ये होता है कि अगर आप आईएफआरएस की बुक लेके जा रहे हैं तो उसकी 3 सेट्स या 4 सेट्स हैं, वो एक ही बुक काउंट होगी।
ऐसा नहीं है कि वो आप IFRS के आपने 3 सेट रखे तो आपकी 3 बुक्स कवर हो गए। IFRS का सेट, आइजा का सेट, ICW का प्रैक्टिस मटेरियल लेके जाना चाहते हैं, IKP क्वेश्चन बैंक लेके जाना चाहते हैं, हमारी समरीज लेके जाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें एज एन इंडिविजुअल बुक्स काउंट हो रही होंगी, जो एज इट इज एप्लीकेबल हैं इस कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी। देखिए मैंने आपको बताया ना, सॉफ्ट कॉपी इस तरह अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी शो किया ना स्टेप्स के, आपने किस तरह जाके लॉग इन करना है, इसको डाउनलोड करना है, तो आपके पास ये अवेलेबल होगा। लिमिटेशन क्या है कि क्योंकि ये डेमो पेपर है तो हर बार यही पेपर नजर आता रहेगा। तो आप सिंपल इसका ये हल करें, हम आपको वैसे प्रैक्टिस सेशन इसका डेडिकेटेड रखेंगे, जिसके अंदर हम आपको ये दिखाएंगे कि भाई आप इस पर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप ऑल टैब वाली फंक्शनैलिटी यूज करें, कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खोल के रखा हुआ है, इसको देखें और फिर दोबारा यहाँ पे जाके इसको टाइप करें, आंसर लगाएं, टाइम बेस्ड चीज़ें देखें। प्रैक्टिस करने का एक यही तरीका अभी मैं फिलहाल इसमें समझ में आया, क्योंकि आप इसके अंदर कोई एडिशनल पेपर लोड नहीं कर सकते। ये वही टेस्ट पेपर बार बार रन होगा जब जब आप उस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। तो बेसिकली इंशाल्लाह हम लोग सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि जो सॉफ्टवेयर वाला डर है, जो इसका एंगल है, वो चीज़ कवर हो। सॉफ्टवेयर के ऑल दो चैलेंजेस हैं, लेकिन अगेन जो चीज़ इम्प्लीमेंट हुई भी है उसको कैसे केटर करना है आप उसके बारे में सोचें, रादर देन आप उससे डरें और उस पेपर के हवाले से आप फिर डिफरेंट डिसीजन लें। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, नहीं नहीं ये हम चेक कर चुके हैं, टाइम लैग जो है वो नहीं है। हमने जब जब लोडिंग अप्लाई की है, हमने वॉच को देखा है और चेक किया है कि टाइम वहीं से रिस्टार्ट होता है। इवन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इस थंबनेल लोड होने का भी टाइम है, या लेट से आपके पास ये क्वेश्चन पेपर अपेयर नहीं हो रहा, जब तक सारी चीजें अपेयर नहीं हो जाएंगी तब तक ये टाइम नहीं चलेगा। ये चीज हम लोग चेक कर चुके हैं, इसके अंदर इसका कोई इशू नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सॉफ्टवेयर तो आया है, लेकिन पेपर से एक्सपेक्टेशन, पेपर की टेक्निकल नॉलेज अपनी जगह वहीं पे स्टैंड कर रही है जहां वो पहले करती थी। मेरी नज़र में अब पेपर के ऊपर ग्रिप की नीड और ज़्यादा बढ़ गई है, जो प्रीवियसली नहीं थी। क्यों? सॉफ्टवेयर के इश्यूज की वजह से किसी की प्रैक्टिस नहीं है, जो टाइम वेस्ट होगा वो आपको बचाएगा आपके थिंकिंग प्रोसेस से। देखें MSA 1 हो गया, MSA 2 हो गया, इसके अंदर कैलकुलेशंस कम होती हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस इसके आपको कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर पेपर। लिखने वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होंगे, आप यहाँ पे चीज़ें लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली MSA 1 के अंदर एक बात जरूर याद रखिएगा, MSA 1 के अंदर ब्रेथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेंथ। ये चीज आपकी ड्राफ्टिंग पे भी अप्लाई होती है, यही चीज आपके रिवीजन पे भी अप्लाई होती है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कंप्लीटनेस इंश्योर करते हुए IFRS 3 की जितनी बातें वो सारी पढ़ लें। डेप्थ में जाने का मतलब क्या होता है कि आप कंसोल के एक स्पेसिफिक एरिया के 5 से 6 सवाल ना करें। फॉरेन सब्सिडरी हो गया, पीस मिल एक्विजिशन हो गया, आप सबका फ्लेवर लेते हुए जाएं, ताकि आप सारे एरियाज को कवर करें एज गोज विद ऑल स्टैंडर्ड्स। IS 8 भी आप पढ़ें, IS 10 भी पढ़ें, हमारी समरीज पे पढ़ें, जिस तरह रिवाइज करें, लेकिन उसको रिवाइज जरूर करें। जब आपने टॉपिक वाइज ब्रेथ कवर कर ली, पेपर के अंदर भी ड्राफ्टिंग करते वक्त जितने ज्यादा पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे एडिशनल, आपके मोर चांसेस होंगे पास होंगे। अगर आप एक ही पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा लंबी करेंगे, लेंथ में डिटेल में जाएंगे, आप आउट ऑफ टाइम चले जाएंगे और आप मैक्सिमम पॉइंट्स को एड्रेस नहीं कर सकते। तो हैविंग सेड दैट, सॉफ्टवेयर के साथ हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज और बढ़ गई है। हमारा फोकस यही होगा कि हम सॉफ्टवेयर के पीछे लग के जो हमारी बेस है, जो नॉलेज है, जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको इग्नोर ना करें। मेरी टेक्निकल नॉलेज उस लेवल पे ही होनी चाहिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हूँ, इंशाल्लाह क्वालिफाई हूँ, तो मैं उसको वैसे ही यूज़ कर सकूँ। तो मेरा प्राइमरी फोकस अगेन नॉलेज पे। इवन हमारे लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम ट्रेडिशनली ही लेके चल रहे होंगे। इवन आपकी नोट्स मेकिंग भी जो आप हार्ड कॉपी में करते हैं, अपने पास रजिस्टर्स में करते हैं, वो आप एज इट इज़ करें, नॉलेज का रिप्लेसमेंट नहीं। हाँ, सॉफ्टवेयर की वजह से सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने का एक एडिशनल एलिमेंट है, उसको अगर आप डे फर्स्ट से इनकॉपरेट करेंगे, वीकली कोई ना कोई एक सेशन रखते हैं, या आप कोई भी, आप लेट से डिसाइड करते हैं कि मुझे 4 सवाल प्रैक्टिस करने हैं एक वीक के अंदर, 3 आप नॉर्मल करते हैं, एक सॉफ्टवेयर पे करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि सॉफ्टवेयर का फ्लेवर लेना है, उस पर सॉफ्टवेयर को आप जब तक यूज टू नहीं होंगे, पेपर में अगर आप ये समझ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर पे जाके आप पेपर में ही यूज करेंगे, एक्सेल आपको चलाना आता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। कुछ दोस्तों से मैंने, लोगों से फीडबैक भी लिया था जिन्होंने सॉफ्टवेयर पे पेपर दिया, तो उनका यही चैलेंज आया हुआ था कि उन्होंने प्रैक्टिस पहले नहीं की हुई थी सॉफ्टवेयर पे, तो उन्होंने पेपर में स्ट्रगल किया। और उन्होंने यही कहा कि भाई अगर वो 5 से 6 सवाल, 7 सवाल
या 10 सवाल भी अगर आप कह लें सॉफ्टवेयर पे, अगर वो प्रैक्टिस करके जाते तो सॉफ्टवेयर के इश्यूज को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसका मतलब लोगों ने इस पे पेपर दिए हुए भी हैं, क्लियर भी हुए हैं, ऑल्दो इट्स अ लिटिल बिट टफ। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइव क्लासेस के अंदर सॉफ्टवेयर का जितना फ्लेवर दे सकें वो आपको दें। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग के पास जो लैपटॉप्स हैं उस पर सॉफ्टवेयर जिस तरह मैंने इंस्टॉल करना बताया वैसे इंस्टॉल करके रखें। लाइव क्लासेस में जब सॉफ्टवेयर बेस्ड क्लासेस हों उसके अलावा भी आप ऑल्दो पार्टिसिपेट जरूर करें। लाइव क्लासेस की रिप्लेसमेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं। आप जब सॉफ्टवेयर वाली बेस्ड प्रैक्टिस हो रही हो तो आप अपने पास सॉफ्टवेयर खोल के बैठे हुए हो, साथ साथ सॉल्व करें ताकि आप एटलीस्ट उस क्लास का बेनिफिट ले सकें और आप सॉफ्टवेयर से यूज टू। तो बेसिकली यही आज तक क्लास का थोड़ा सा प्रियम्बल था। बाकी किसी के कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ लें, मैं एड्रेस कर देता हूँ। कोई और क्वेरी, किसी के ध्यान में कोई और सवाल, क्लासेस से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ओपन बुक पॉलिसी से रिलेटेड? जी जी, सॉफ्टवेयर सबके लिए अवेलेबल है। ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि भाई एक रिक्वायरमेंट का ही क्वेश्चन सामने अपेयर हो रहा है। प्रीवियस लिंक में राइटिंग वाला पेज बार बार चेंज करना पड़ रहा है, आगे पीछे जाना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा चैलेंज है बिलाल। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे एड्रेस कर सकते हैं। जी जी, आईकेप की वेबसाइट पे आप जब लॉग इन करेंगे ना, आपका प्रोफाइल वाला एरिया मैंने अभी शो भी किया है। देखिए आईएफआरएस किस तरह रीड करनी है ये डिपेंड करता है कि आप प्रीवियसली एफएफआर कैसे पढ़ते गए हैं। अगर आपने प्रीवियसली एफएफआर रजिस्टर से पढ़ा है और आईएफआरएस आपने खोल के नहीं देखी है तो मैं इनिशियली तो रिकमेंड ये करता हूँ कि उसमें आप डायरेक्टली जंप ना करें। लेकिन हम लोग की अप्रोच थोड़ी सी आईएफआरएस बेस ही है क्योंकि मैंने और सर हमें दोनों ने आईएफआरएस से पढ़ा हुआ है। तो हमारी समरीज भी अगर आप देखेंगे तो वो आईएफआरएस से लिंक है। उसका एक तरीका ये होता है कि जब आप कॉन्सेप्चुअली एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं आप उसकी हाईलाइटिंग आईएफआरएस पे कर लेते हैं फ्रॉम कंट्रोलिंग पॉइंट्स। लेट से आप बोलते हैं कि भाई मैं आईएफआरएस 3 में गया, आईएफआरएस 3 में मेरे पास इनिशियल मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको हाईलाइट कर लें। लेकिन अगर आप आईएफआरएस पे डिपेंड होना चाह रहे हैं तो आप शुरू से उसको हाईलाइटिंग शुरू करें। आप आखिरी महीने में जाके डिसीजन नहीं लिएगा कि मुझे हाईलाइटेड आईएफआरएस लेके जानी है या आईएफआरएस किस तरह पढ़नी है। ये आपने आज डिसाइड करना है। देखिए राइटिंग पेज का क्वेश्चन नंबर चेंज होगा अगर प्रीवियस पेज पर जाएं तो। राइटिंग पेज का क्वेश्चन नंबर बिल्कुल चेंज होगा। राइटिंग पेज के क्वेश्चन नंबर पे ही विंडोज डिजाइन हुई है। जो आपको मैंने शो करवाया था ना जिसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा था, उस क्वेश्चन नंबर का मतलब क्या था कि उस क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड जो आपका सवाल है, जो राइटिंग एरिया वो सेम है। अभी तक ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन पूरा एक्सेसिबल हो और सिर्फ राइटिंग एरिया चेंज हो रहा हो ऊपर से, जिसकी हमने रिक्वेस्ट की हुई है। पहले खोल के नहीं देखा तो देखें, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें। आईएफआरएस हाईलाइट करने के चक्कर में अगर आपको लगता है पढ़ना मुश्किल होगा, हाईलाइट करना डिफिकल्ट होगा तो आप उस अप्रोच पे नहीं जाए। देखिए आईकेप का एक मॉक बिल्कुल अगर इस तरह के एवेन्यूज अवेलेबल हैं तो आप बिल्कुल करें। लेकिन मैं वही बताने का पर्पज ये है कि आप इस चीज़ को अपनी डेली प्रैक्टिस में भी इंकॉर्पोरेट करें। आप किसी ऑफिशियल मॉक का या किसी और चीज़ का वेट ना करें। आप अपनी प्रैक्टिस का प्रोपोर्शन तकरीबन 30 to 70%, 60 to 40% रखें सॉफ्टवेयर और वैसे। सॉफ्टवेयर में 100% इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसके हैसल की वजह से कहीं ये ना हो कि आप अपनी प्रैक्टिस को इग्नोर कर दें। आपकी नॉलेज कहीं नहीं जा रही। आपकी नॉलेज होगी तो आप पेपर में प्रोड्यूस करके मार्क्स अवेल कर सकेंगे, अदरवाइज आप स्ट्रगल करेंगे। देखिए पर वीक हमने यही अप्रोच डिसाइड की हुई है कि हम एक लाइव क्लास रखेंगे पर वीक, और उसके अंदर जो हमारा रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है ना वो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे। लेट्स से अगर मैं आज बोलता हूँ कि मैं नेक्स्ट पीस में कंसोलिडेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कंसोलिडेशन के जो स्टैंडर्ड के ओवरव्यू वाले लेक्चर्स हैं वो आपको एक्सेस होगा। वो लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, आप वो लेक्चर्स जैसे ही देख के आएंगे हम एमएसए स्टाइल के ही सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके थ्रू हमारा ये इंश्योर होगा कि हमारे जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है थ्रू क्वेश्चन हम वो कर पा रहे होंगे। कॉन्सेप्ट को हमें कैसे कवर करना है, सवाल को कैसे मैनेज कर रहे हैं हम, वो क्लासेस के अंदर सीख रहे होंगे। यूजुअली वीकेंड पे ही क्लासेस हो रही होंगी। और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का प्रोपोर्शन अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 60-40 होगा या 50-50 भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन ही किए गए। सॉफ्टवेयर भी हमें यूजुअली इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमारी लाइव क्लासेस के अंदर सॉफ्टवेयर का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। प्रेफरेंस ये होगी कि अगर हम लाइव क्लासेस रख रहे हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर वाला एलिमेंट प्लस प्रैक्टिस वाला एलिमेंट ज़्यादा रखें।
देखिए टाइम पे डिपेंड करता है आपके पास पेपर कितने हैं, कि आपने अगर एफएफआर के अंदर आईएफआरएस से नहीं पढ़ा हुआ तो ये एक नया एरिया है। आईएफआरएस कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है अगर आपने उससे नहीं पढ़ा हुआ। आप ये कर सकते हैं कि लेट से अगर आप एफएफआर से रिवाइज करते हैं, आपके पास टाइम बचता है, तो आप उन्हीं चीज़ों को आईएफआरएस में ढूंढ के हाईलाइट कर लें। या आपके पास कुछ ऐसे आईएफआरएस होंगे जो आपने एफएफआर में कवर नहीं किए, लेट से आईएफआरएस 8 हो गया, IS-37 IS-38 पढ़े हुए टाइम हो गया, तो उसको आप डायरेक्ट आईएफआरएस से कवर कर लें ताकि आपकी कंप्लीटनेस भी इंश्योर हो जाए। बाकी जो हमारे नोट्स है, हमारी बुक है, उसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे आईएफआरएस कवर किए हुए हैं आइजाज के साथ। तो अगर आपको वहां से समरी से देख के फिर आईएफआरएस पे रेफर करना है, आप वो भी कर सकते हैं। मेन फोकस बस ध्यान में रखिएगा कि कोई ऐसी एक्सरसाइज में ना चले जाएगा जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगे और आप कॉन्सेप्ट पे कंप्रोमाइज़ कर लें। तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास की है। बाकी किसी के कोई सवाल है तो आप काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे पूछ लें, क्योंकि अभी हमारा एक और सेशन भी है, उसके लिए स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। तो मैं आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ। बाकी कोई भी फर्दर क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बिल्कुल आप एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।